नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पहले स्वागत कर लेते हैं अवनीश जी का। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव की टी शर्ट के साथ आप बसंत पंचमी के दिन पर चर्चा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर। क्या अद्भुत संयोग है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले तो आपको नमस्ते। आपने आमंत्रण दिया अपने इस सम्मानित प्लेटफॉर्म पे, और सभी दर्शकों को प्रणाम। सबको वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। दरअसल योगी आदित्यनाथ, जिसको काल नेमी कह दें, फिर राजनीतिक अर्थों में उसका बहुत मायने, और उसको वैचारिक तौर पर उसकी विचारधारा से लड़ना, उसको परास्त करना, यही कार्य होना चाहिए। कम से कम एक ऐसे मुख्यमंत्री का जो अपनी पार्टी के एजेंडे को उसकी उम्मीदों से बेहतर चला रहा हो। लेकिन कुछ ही घंटे बाद उप मुख्यमंत्री का बयान आ जाता है। वो कहते हैं कि चरणों में स्पर्श है। तमाम समर्थक हैं, तमाम लोग हैं, व्यूअर हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये तो कोई बात नहीं हो रही है। तो ये दिख क्या रहा। उसके बाद आपने देखा होगा पंकज चौधरी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी कोई इस तरह का सवाल नहीं किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं। यानी उनको ऐसे कह रहे जांच होगी, यानी जैसे क्लैरिटी नहीं हो। ये सब चल क्या रहा है, दर्शकों के मन में ये सवाल है। बिल्कुल सर, देखिए इसके कई एंगल हैं, और जिन एंगलों पे बात हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन सर, अगर इसको आप व्यापक दृष्टिकोण से देखिए, ये पूरा कोई मौसम था। दर्शकों जरा ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से ये एक नया सीन उभारा जाता है। और इसमें एक चीज से शुरुआत कर लीजिएगा सर, कि ये सारा कुछ उस एक लाइन का सूत्र वाक्य देने वाले व्यक्ति को केंद्रित ये सारा अभियान है। कौन? जो कहता है कि बटोगे तो कटोगे, दैट्स इट। और उस बटोगे तो कटोगे के योगी आदित्यनाथ के सूत्र ने, जिसमें उनका कमिटमेंट दिखाई देता है, जिसमें वो जानते हैं, और उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है उनका उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना नहीं, उस मुख्यमंत्री होने के साथ ही साथ उनका गोरक्ष पीठाधीश्वर होना, उससे पहले एक सन्यासी होना, एक संत होना। अभी मुक्तेश्वरानंद के माध्यम से योगी के उस रिलीजियस जो उनका पार्ट है, जो उनको एक राजनेता और एक धर्माधिकारी के दोनों के समुच्चय के साथ एक उनको विराटता देता है उनकी ब्रांड को, ये उस पर हमला है सर। ये साफ तौर पर उस पर हमला है। यानी योगी जी की धर्मगुरु छवि को, उनकी सनातन योद्धा छवि को, उनके हिंदुत्व के साथ 100, 200, 400, 800, 1000% जो उनका शुद्ध कमिटमेंट है, ये उस पर आघात है। आप ध्यान दीजिए, इससे पहले ऐसा नहीं है कि योगी पर निजी हमले नहीं हुए। किसी नेता के कैरेक्टर के आप उसके ऊपर अगर हमले शुरू कीजिए तो आप या तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाइए, जो योगी आदित्यनाथ के एरा में उन पर संभव नहीं है, मोदी के एरा में उन पर संभव नहीं। उसके बाद आता है कि आप भाई भतीजावाद, परिवारवाद का आरोप लगाइए। ये भी आप ब्रांड मोदी के साथ नहीं कर सकते, आप योगी के साथ नहीं कर सकते। तब क्या हुआ? फिर आप निजी हमले करते हैं। आप ये जैसे योगी को मोदी को कह सकते हैं कि भाई आप अपनी कम्युनिटी को, योगी जी के साथ क्या हुआ आप ध्यान कीजिए। कांग्रेसी टूल किट ने जैसे ही 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, अजय कुमार बिष्ट नाम का एक अभियान, ये किसने चलाया था? ये कांग्रेसी इकोसिस्टम ने चलाया था। यानी उनको पूछ करो, एक क्षत्रिय हैं, वो एक ठाकुर हैं, और ताकि उनके ऊपर एक जातिवादी हमला, वो नहीं चला, वो फ्लॉप हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्षेत्र का, कि साहब वो अपने क्षेत्र के लोगों को करते हैं, परिवार से आप जोड़ नहीं सकते। लेकिन उसके बाद ये उनके जो भगवा, जो उनका जो आधार है, जो सनातन के एक धर्मगुरु का आधार है, ये उस पर हमला है। इसलिए सबसे खतरनाक अटैक हो जाता है। और मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी मुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से बिल्कुल फ्रंट पर आके राजनैतिक रूप से आक्षेप लगा रहे हैं, और जरा शब्दों का चयन देखिए, आप हुमायूं को बीच में लाते हैं, आप अकबर को बीच में लाते हैं। आखिर इसका क्या अर्थ है? ये उनके भगवा संत होने के जो छवि है, जो उनकी आइडेंटिटी है, ये उस पर हमला है।
और इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इसको रिजीम चेंज गैंग, जिस तरीके से कांग्रेस और उसके साथ सारी पार्टियां, 27 का चुनाव है, 27 के चुनाव में अखिलेश यादव के लोगों का स्टैंड आप देख लीजिए, वो लोग बड़े सनातनी बने पड़े हैं। मतलब इस समय ऐसा लग रहा है कि मतलब कितना उनके मन में सनातन और शंकराचार्य की पदवी और उनके ऊपर जो क्लेम करने वाले हैं उनका। और सर एक बात तो किसी से छुपी नहीं है, चाहे स्वरूपानंद हो, चाहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हो, इनका राजनीतिक झुकाव किस तरफ है, सौ की सीधी बात। बहुत सारे लोग इसमें शुद्धिकरण की बात करते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि भाई शंकराचार्य को पॉलिटिक्स में, मैं कहता हूं कि धर्मगुरुओं को राजनीति में क्यों नहीं एक्टिव रहना चाहिए। मैं एक्टिव रहने का मतलब चुनाव लड़ना और ये बाकी चीजें नहीं, लेकिन मत रखना, किसी कार्यक्रम का समर्थन करना, किसी बात को इंडोर्स करना। तो एक ये जो टूल किट काम कर रही है, जो रिजिम चेंज पे काम कर रही है, जिसकी अगुवाई राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी कर रहे हैं, ये 2027 विधानसभा चुनाव पर सीधे सीधे ब्रांड योगी, जो कि योगी की सबसे बड़ी मजबूत ताकत है, उनका एक धर्म गुरु होना, उसके बाद एक प्रशासक होना, एक प्रशासनिक क्षमतावान शासक होना मुख्यमंत्री के रूप में, ये उस पर हमला है। इसलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखना चाहिए। और ये योगी जी के एक्शंस में दिखाता है। पहले उन्होंने उनके शंकराचार्य होने के क्लेम को चैलेंज करवाया साफ रूप से, वो तकनीकी आधार है, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। और अगर कोई ये कहे कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी की जवाबदेही नहीं बनती है, तो फिर 8 पेज का उन्होंने अभी जवाब दाखिल किया है, दिया है, उत्तर दिया है, अपने वकील के माध्यम से दिया है, ये अलग बात है, यानी वो इसकी वैधानिकता जानते हैं। दूसरा, आप संत समाज का देख लीजिए, संत समाज के महामंत्री के रूप में एक पदधारी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, वो किस तरह की बात कर रहे हैं, इससे पहले अखाड़ा परिषद ने। तो इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक रंग, और सबसे गंभीर एक और बात सर, आप कल्पना करिए कि जिस दिन मौनी अमावस्या के दिन माघ मेला में, और अभी अभी हमारे सभी सनातनी, करोड़ों करोड़ों सनातनी और पूरी दुनिया ने महाकुंभ की भव्यता और उसमें भीड़ और उसमें दर्शनार्थियों की भारी, सनातनियों की भारी संख्या को देखने के बाद किस तरह की स्थितियां भी पैदा हुई थी, जो कि प्योर मैनेजमेंट की स्थितियां हैं, कहीं क्राउड कंट्रोल की स्थितियां हैं। आप सोचिए, संगम नोच पर अगर उस दिन भगदड़ मचती, 9:20 पर आप जबरिया एक पालकी लेके, ये सीधे सीधे भगवा कांग्रेसी और विपक्षी टूलकिट का हमला है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसको खुद अभिमुक्तेश्वरानंद प्रमाणित कर रहे हैं अपनी लगातार पॉलिटिकल एक्टिविटीज के थ्रू। तो मुझे लगता है कि इसको बेहद गंभीरता से 3 तरीके से लेना चाहिए। प्रशासनिक रूप से वो योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। दूसरा, किस तरीके से राजनीतिक रूप से उसका कोई बहुत असर दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं एकमात्र संयोग हो सकता है, ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री ने भी इस व्यक्ति को एक से अधिक, एक का मुझे याद आता है कि अंबानी के घर में शादी, उसमें चूंकि थोड़ा से ऑडियो भी उस वीडियो क्लिप में आते हैं, सबने दर्शकों ने देखा होगा, जिसमें वो बाकायदे इज्जत देते हैं प्रधानमंत्री, और उसको लेके बल्कि वो कांग्रेसी टूल किट घुमा भी रही है, सपाई टूल किट कि साहब तब तो ये शंकराचार्य थे। अरे ठीक है भाई, सम्मान किसने नहीं दिया। और 2015 में जब लाठियों से गोदोलिया चौराहे पे अखिलेश यादव ने पिटवा दिया, और आप तमाशा करके और स्पीकर पर अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं, ये टूल किट का हमला है। और इसके केंद्र में इस बार योगी आदित्यनाथ हैं। 27 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, सपा और ये जितने भी रिजीम चेंज ऑपरेशन हैं, जो कि 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश को टारगेट करना चाहते हैं, हिंदुओं में विभेद पैदा करना चाहते हैं, कम से कम ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं, तो समाज के स्तर पर भी इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। जी सर। लेकिन सवाल वहीं घूम रहा है कि भाई उसमें पार्टी आपको क्या पार्टी के अंदर भी मतलब चूंकि इकट्ठा रहना चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए, ये सब चीजें दिखती हैं, लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि पार्टी का जो स्टैंड है, जैसे योगी अगर कह चुके, तो 27 में अगर योगी ही लीडर हैं, चेहरा हैं, आपने देखा होगा वो थे 22 में उन्होंने चेहरे के तौर पे जीत हासिल की, 22 में वही चेहरा थे। अब वो 27 में उनको, लेकिन उसके बाद भी देखा हुआ मुख्यमंत्री पद की शपथ तक इतना लंबा समय हुआ, फिर कहा गया कि भाई साहब बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें, तो वो चीजें दर्शकों के मन में
व्यूअर्स के और जो पार्टी के समर्थक उनके हैं उनमें जरूर सवाल उठाती होंगी, क्योंकि अगर आप गौर कीजिए तो एसआईआर पर जो उन्होंने कहा, पार्टी पूरी तरह उनके साथ नहीं खड़ी दिखी, मतलब दिखी है या नहीं ये तो अब अलग चीजें होंगी, लेकिन अभी इसमें भी इस पर तो कोई आदमी आपको लगता है कि एक स्टैंड लेने के बाद फिर दूसरा स्टैंड की साहब में उनसे पैर छूते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, वो जाएं शंकराचार्य हैं, और आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं बाकायदा। ये बिल्कुल सही बात है। तो ये जो विभ्रम है आप इसको 24 के चुनाव से जोड़ के देखिए। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह पर यह तय हो रहा था कि इस चुनाव के बाद योगी जी को हटा दिया जाएगा, उनको चेहरा नहीं रखा जाएगा, ये तमाम चीजें आप देख रहे थे, और उसका अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो नुकसान होता ही होगा थोड़ा बहुत। वो आपको दिख रहा है या नहीं है, ऐसा लगता है? सर इसको मैं दूसरे तरीके से सामने रखना चाहूंगा। मैं बिंदु रख रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं क्या नहीं सोच रहा हूं उसको मैं अलग अगर हटा देते हैं तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा रहेगा कि सामने चीजें आए। संकेत क्या है सर? अच्छा, यदि माघ मेला एक सनातनी आयोजन है, उसको प्रशासन कराता है। ऐसा नहीं है कि योगी जी जब से सरकार में है तभी से उन्होंने माघ मेला, कुंभ और ये कराना शुरू किया। हाँ, ये अलग बात है कि पहले कैसा होता था, अब उन्होंने उसको एक सनातन के महापर्व जिसमें कि सरकार बिल्कुल सामने रहती है, एक तरह से कह सकते हैं कि यजमान की तरह वो न्योता देते हुए दिखाई देती है। वो आपके लिए व्यवस्थाएं करती है, वो रुकने का, सैनिटेशन का, मेला को अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से साफ सुथरे ढंग से किया जाए और धक्का मुक्की ना हो, इस तरह की कोई घटना हो, ये करता है, ये प्रशासन का साफ भूमिका देता है। जब योगी जी होते हैं, चाहे दीपोत्सव देख लीजिए या सनातन के और भी कोई भी महोत्सव देख लीजिए, वो सजाने का पूरा प्रबंध करते हैं, पूरा प्रयत्न करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक यजमान के रूप में अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात कर रहे हैं तो यह भी सही है कि वो एक हिंदू संत तो हैं, और ऐसे में जब वही कांग्रेसी टूलकिट और कांग्रेसी समर्थक या विपक्ष के लोग जब ये राष्ट्रवादी ये आरोप लगाते हैं कि साहब आपका विरोध मोदी से हो सकता है, आपका विरोध राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है, लेकिन आप हमारे सनातन का अपमान क्यों करते हैं? ये कहते हैं ना हम लोग, ये कहते हैं ना कि आप रामद्रोही क्यों हो जाते हैं? आप ठीक है मोदी द्रोही, भाजपा द्रोही, आरएसएस द्रोही हो जाइए। तो अगर उसी तर्क को हम अपने यहाँ लेके आवें और यहाँ पर इसको लागू करें कि एक अविमुक्तेश्वरानंद क्या सभी हिंदुओं की प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं क्या? नहीं। लेकिन यह भी सही है कि वो एक संत हैं, उनकी संतई तो आप नहीं छीन सकते ना। ये सही है कि वो सन्यासी हैं और एक हिंदू सन्यासी हैं, यह भी सही है। तो मुझे लगता है कि उनके उस पक्ष का अपमान होना भी नहीं चाहिए। ये अलग बात है कि यह भी साफ है कि वो योगी जी के उस सनातन वाले गुरु पक्ष को, जो उनका पीठाधीश्वर का पक्ष है, जो उनका सन्यासी का है, संत का है, उसको अटैक कर रहे हैं। तो जो सनातनी जनता है, जो अपने आप को कहीं न कहीं इससे जुड़ा हुआ पाती है, मैं सेंटिमेंट के तौर पर कह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि भाई कई लोगों को इस बात का भ्रम है और चिंता भी है, और ये होनी भी चाहिए कि भाई साहब देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद की तो एक्टिविटीज प्योर पॉलिटिकल लग रही हैं, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन फिर हल्का सा संकोच कि अरे यार ये शंकराचार्य हैं, हम कहीं पीठ का अनादर तो नहीं कर रहे, है ना? हम कहीं उस सनातन की जो व्यवस्था है हमारी, जो आदि गुरुओं की व्यवस्था है, उसकी कहीं हम अनादर तो नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से अखिलेश यादव के पैटर्न पर लाठियों से तो कम से कम योगी ने नहीं पिटवाया ना। लेकिन अगर इस तरह का वितंडा बांटने के लिए, समाज में एक नैरेटिव ही बिल्ड करने के लिए चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे में इस थ्योरी को मैं बहुत ज्यादा नहीं बल दूंगा कि एक तरफ केशव मौर्य ऐसा कह देते हैं, दूसरी तरफ इनका स्टैंड ऐसा है। ऑफिशियल स्टैंड तो साफ है ना। मेला प्रशासन ने कहा कि भैया क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, आपको शंकराचार्य का कोई प्रोटोकॉल ना दिया जाए, यही कार्रवाई, गिरफ्तारी वगैरह नहीं हम बात कर रहे हैं। तो एक तरफ उनको वहां प्रशासनिक चैलेंज किया योगी जी ने, दूसरा उन्होंने खुल के काले नियम के जरिए जो वीडियो दिया है उस पर स्पष्ट किया और अपने फेसबुक और अपने सोशल मीडिया पे खुद उसको लेके आगे बढ़े। तो अच्छा, आप एक चीज और आपने पूछा कि पार्टी, सर असली बात यह है, मैं आपको ग्राउंड की बात बता दूं और अंदर की बात बता दूं। योगी जी जिस तरीके से इसको पर्सनली हैंडल कर रहे हैं, यह अनुशासन है योगी जी के उस पार्टी का कि इसमें कोई बीच में नहीं पड़ रहा है। इसको अंदर खाने में बताऊं, इस तरह से बात आप भी बात किए ही होंगे, करिएगा।
सूत्रों से, तो वो कह रहे हैं देखो भैया ये बड़े महाराज जी का और फलाने जी का सीधे सीधे चल रहा है, इसमें किसी का कोई जगह बसता नहीं, इसलिए आपको पार्टी के लोग अनाप शनाप कोई बातें या कोई इसमें बीच में पड़ने जैसी हरकतें नहीं कर रहे हैं। तो ये योगी जी के सनातन पक्ष पर, उनकी सनातन जो धर्मगुरु की आइडेंटिटी है, उस पर लेकर ये निजी हमला किया गया है और इसे मैं ऑलमोस्ट रिजीम चेंज जैसा हमला मानूंगा, जो कि 2027 के विधानसभा चुनाव के इसमें मौसम में ये आने वाले समय के लिए ये किया गया है। ऐसे कई एक्टिविटीज अभी मैं देखता हूं, कम से कम आप मनकर्णिका साथ में देख ही रहे हैं इसको, एक सिंगल यूनिट मत देखिए इसको, आपको मनकर्णिका के साथ देखना पड़ेगा इसको, आपको और जगहों पर जिस तरीके से योगी जी के जो विकास के काम हैं, जिसमें अगर कोई आप देखिए ना स्लाटर्स को लेके कितने आते हैं, तो ठीक है एक तरफ ये पक्ष उठाया जाना भी, तो मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी योगी जी के खिलाफ इंटरनल जो उनके पक्ष की एक थ्योरी है कि उनके पार्टी के भीतर से या उनके जो धड़ा है उनके भीतर से आ रहा है, नहीं, मैं इसे नहीं मानता। मैं इसे यही मानता हूं कि ये जो इंटरनेशनल टूल की टेक चल रही है, जिसके राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा राहुल गांधी है, 27 का चूंकि चुनाव है, हर चुनाव के पहले इस तरह की एक साजिश चलती है, ये साजिश पूरी तरीके से राहुल, अखिलेश एंड पार्टी ने सामने किया है। इसके चेहरे अभिमुक्तेश्वरानंद है और ये ऑलमोस्ट योगी के खिलाफ रिजिम चेंज जैसा अटैक जी। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे देखते हैं तो राहुल गांधी और जिस तरह से राहुल गांधी की पार्टी तुरंत उनको पूज्य और पूजनीय बताने पे उतर आई, उन्होंने भी कहा कि सनातन का समापन नहीं होने देंगे। जो समाजवादी पार्टी का ये नया नारा है, चूंकि अखिलेश कह रहे हैं कि वो सनातन के समापन की बीजेपी की साजिश को पूरा नहीं होने देंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प नारा देखिए आया है। और आप देखिए राहुल गांधी जी, राम जी और उस सब पर कि मनरेगा के लिए युद्ध करना, कल वो जब जिस जगह पर बैठे थे, मुझे तो लगता नहीं कि वहां एक भी आदमी वो होगा जिसने कभी मनरेगा को, काम तो बहुत दूर की बात है, काम करने वाले से बात भी की होगी, वो तमाम लोग दिख रहे थे। तो ये जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, बीजेपी को पकड़ने के लिए ये धर्म वाला नैरेटिव पर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वह बाकी नैरेटिव पे तो वो पकड़ नहीं पा रहे थे, और धर्म पे तो योगी आदित्यनाथ के सामने चलेगा या नहीं चलेगा ये भी सवाल है। लेकिन फिर ये रणनीति क्या है? आखिर धीरे धीरे, लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी होती है वो धीरे धीरे होती है, इशारे कहीं और होते हैं। हालांकि राहुल गांधी से आप इतनी गंभीरता की उम्मीद आपने कभी नहीं की, लेकिन आप बाकी सब के बारे में क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, इसमें दो चीजें हैं सर, अगर आप देखेगा तो दो बात है। एक बात तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी सनातन की बातें करने लगे हैं कि सनातन को मिटने नहीं देंगे। हैं, राहुल गांधी इससे पहले जनेऊ वगैरह पहने थे, धोती वगैरह पहन के लड़बड़ाते थे, लेकिन बीच में छोड़ दिया था इन्होंने और लश्कर कांग्रेस की तरफ चल पड़े थे। लेकिन इस मामले में आप देख रहे हैं कि जब आप दांव चलते हैं और जिस टारगेट के लिए चलते हैं, तो फिर आप ढील उस तरफ देते जाते हैं। तो पतंग उड़ाने में क्या होता है, आप लड़ रहे हैं, आपने एक पेंच फेंका कि लाओ यार ये एक भगवा टूल किट को लगा के देखते हैं, और इनकी जो भगवा छवि है, जो इनका सनातन का पेटेंट है, जिसको ये आरोप लगाते हैं कि क्या भाजपा हिंदुत्व की ठेकेदारी है उसके पास, और मैं कहता हूं हाँ साहब, आज के समय में 2014 से जो कुछ भी चल रहा है इस देश में, पॉलिटिकली ठेकेदारी एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के पास है, और इसको मतदाता स्वीकार कर रहा है सर। ये भी देखिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं अपनी बात लाद रहा हूं, मैं आधार देता हूं आपको। आप ये बताइए, महाराष्ट्र में उसको तालुका का भी विकास अगर चाहिए तो उसको उसके साथ चाहिए जो राष्ट्रवाद की राजनीति करती है भाजपा को, जो क्लीन स्वीप मिला है निकाय चुनाव में। उसके बाद बीएमसी आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको अपने वार्डों का, सड़कों का निर्माण चाहिए, हमको तमाम मेट्रो चाहिए, हमको मुंबई को बड़ा आधुनिक बनाना है, लेकिन ये काम भी हम किससे करवाएंगे? हम उससे करवाएंगे जो राष्ट्रवाद को लेकर चल रहा है। तो बिल्कुल है, इसी तरीके से यहां भी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा संदर्भ केवल उस तरफ जाता है कि भैया किसी तरीके से इन पर पर्सनल अटैक करो। ये हमने मोदी के केस में भी देखा है, ये यहां भी देख रहे हैं। लेकिन अब इसमें ये मात खा जाते हैं कि ये जब अपने आप को सनातनी दिखाएंगे तो ये सामने वालों को कितना मौका देते हैं। क्या अब अखिलेश यादव को एक बार फिर ये याद नहीं दिलाया जाएगा कि उन्होंने कार सेवकों के साथ उनके पिता की सरकारों ने क्या किया है? क्या अब उनको याद नहीं दिलाया जाएगा कि उन्होंने इन्हीं को, क्या याद नहीं दिलाया जा रहा है
कि आपने 2015 में लाठियों से पिटवाया था ही नहीं अभी मुक्तेश्वरानंद को। तो एक चीज और, एक चीज तो ये कि मजबूरी में इनको सनातन की राजनीति के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ रहा है। ये भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसलिए कि जैसे ही इनको हरे भाईजानों की याद आएगी और उनको डिस्टर्ब होने का, आप बताइए सनातन को समाप्त नहीं होने देंगे। ये अखिलेश यादव का काडर जमीन तक कितना पहुंचा पाएगा, मुझे ये बताइए सर। अखिलेश यादव ने तो नारा दे दिया, लेकिन क्या उनके मुंह से ये अच्छी बात लगेगी? वो किसके बीच में कहेंगे? सपा का वोट बैंक कहाँ है? तो उनके काडर पहले तो इसको मुंह पे उतार पाएगा, उतारने के बाद वो जमीन पर पहुंचा पाएगा। और आप योगी आदित्यनाथ की सनातनी उस तमाम छवि और काम के बाद, जिसमें कि 2 टर्म का उनका काम भी शामिल है, उसके सामने आप अपना भगवा परोसना चाहते हैं और उसके भगवा पर डेंट लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके कितने टेकर्स हैं? सवाल ये है। तो इसे मैं एक असफल नैरेटिव गढ़ने के प्रयास के तौर पर देखता हूं, जो कि रिजीम चेंज और वो टूल किट जो कि 24/7 भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हटाना चाहती है। और योगी आदित्यनाथ अटैक के केंद्र में इसलिए भी आ जाते हैं, चुनाव तो है ही है, इसलिए आ जाते हैं कि केवल 2027 का विधानसभा चुनाव ही नहीं, उत्तर प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ भारत के भविष्य के राजनीतिक चेहरे के रूप में भी देखे जा रहे हैं। आप चाहे उसे विकल्प कहिए, या आप चाहे उसे रिप्लेसमेंट कहिए, या किसी के रिटायर होने के बाद, केंद्र के मौजूदा चेहरा के रिटायर होने के बाद आगे का चेहरा कहिए। तो कई बार भारतीय जनता पार्टी से ऊपर के विषय हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ। हालांकि ये पॉलिटिकली उतना करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा, लेकिन हकीकत यही है, ये दर्शक भी जानते हैं, हम सारे भी जानते हैं कि कई बार बीजेपी से 2 फीट ही सही, चलिए मैं नहीं जानता हूं क्योंकि ये विवादित मामला हो जाएगा कि भैया पार्टी से भी ऊपर है। कई बार ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन, उसका संगठन मैनेजमेंट, उसका ढांचा, उस सबसे ऊपर। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमने नरेंद्र मोदी के भी केस में देखा है। तभी तो हम लोग कहते हैं साहब कि एक पर्सनल 5, 7, 8, 10% का ऐसा मतदाता वर्ग है जो मोदी का अपना है, जिसको वो हर जगह जाके टॉप अप करते हैं। तो ये सारी सिचुएशन में पॉलिटिकली फायदा तो किसी को नहीं होना, नुकसान ही होना है। और एक चीज फिर मुझे याद आता है सर, मैं अंतिम बात कहूंगा कि अब सूप तो सूप चलनी भी, अब ये लोग सनातन का ठेका उठा के घूमेंगे और इनकी बात पब्लिक मान लेगी, ऐसा भी नहीं है। एक सवाल के तौर पर हम लोग चूंकि अब बैठे हैं तो बंगाल को भी एक बार देखते हैं कि बंगाल का अब क्या हाल है, आपके हिसाब से क्या हो रहा है वहां बंगाल? आप क्या कह रहे हैं, बीजेपी वहां क्या कर रही है? सर अगर मैं बंगाल की बात कहूं तो मैं इस पर तमाम हम लोग बात कर चुके हैं कि एसआईआर का कितना असर होने वाला है। एसआईआर का असर दिखाई दे रहा है। अगर एसआईआर का असर नहीं होता तो मैं 58 लाख जो नाम कट गए हैं वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो 1,68,00,000 जिन पर डाउट्स हैं, जिनको कागज मांगे जा रहे हैं, जिनके लिए तमाम बवाल अब चल रहा है, इसका ये मतलब तो है ना कि अगर ये सारे के सारे नाम जो कि डाउटफुल है, ये सारे अगर आसानी से कागज दिखा दिखा के सत्यता प्रमाणित करा के अगर आने की कैटेगरी में होते तो फिर बवाल तो नहीं होता ना, फिर तो सब जगह हो रहा होता और हम देख रहे होते कि 50 लाख आ गए, 70 लाख आ गए, है ना? जैसे हम लोग नोटबंदी में बैठ के देख रहे थे कि भाई कितनी इकोनॉमी वापस आ गई, कितने नोट वापस आ गए, कितना बैंकों में आ गए। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ वो गति बहुत धीमी है, बहुत कमजोर है। उसकी वजह क्या है? वाकई में जो डाउटफुल है उनके पास कागज नहीं है। और ये जितने भी डाउटफुल जो मतदाता थे, ये किसके हिस्से में आते थे और किसके लिए ज्यादा काम करते थे? ये बट नेचुरल ममता बनर्जी और उनके इकोसिस्टम के लिए ज्यादा काम करते थे। तो यहाँ पर उनकी जो एक बौखलाहट है, लेकिन उस बौखलाहट को, जैसे होता ना कि आपदा में अवसर, प्रधानमंत्री ने कहा, ममता बनर्जी इसका इस्तेमाल करते हुए कई बार देखती हैं बड़े शानदार तरीके से सर। इन्होंने कहा कि हमारा काम तो गड़बड़ हो ही रहा है, हमको परेशान तो है ही हैं हम, तो एक काम करो, वितंडा खड़ा करो और ये वितंडा इस तरह से खड़ा करो कि हम लड़ते हुए दिखाई दे। उसमें हमको विक्टिम कार्ड भी जब चाहे हम खेल लें और हमारे
जो काडर है उसके अंदर थोड़ा सा हम एनर्जाइज भी रखें। क्योंकि एक चीज बताएं सर, वामपंथियों की इतनी लंबी सत्ता में जो ये बंगाल की जनता है ना, इसका सर एक सामाजिक वामपंथीकरण हुआ है। तो वो जो एक आइडियलिज्म है, जो एक बड़ा सुंदर सपना टाइप का दिखाई देता है, जो सबको आकर्षित करता है कि आओ व्यवस्था के खिलाफ लड़ें, ये वामपंथियों का, ये बंगाल के समाज में एक सामाजिक चरित्र भी डेवलप हो चुका है। तो उनको एक ऐसा नेता पसंद आता है जो दिल्ली की सत्ता के खिलाफ खड़ा हो, चैलेंज कर रहा हो। अच्छा, इस सरकार की समावेशी नीतियां क्या हैं कि अब पॉलिटिकल वेंडेटा में मोदी ऐसा करते नहीं कि बंगाल की योजनाएं रोक लो, उनमें डिस्टर्बेंस पैदा करो, वो खाद्यान्न के मामले हो तो वो मत दो, बल्कि उसमें राज्य सरकार ही, उसमें भी ममता लीड करती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बंगाल में एक जो अब रिजीम चेंज, वहां की सत्ता परिवर्तन, क्योंकि वहां सत्ता परिवर्तन अब इसलिए क्योंकि आप देखिए तो 3 दशकों के बाद बंगाल में लेफ्टिस्टों की सत्ता से उभी बंगाल की जनता। लेकिन अब चूंकि सूचना क्रांति बढ़ गई है, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन इतने शेयर हो रहे हैं, तो वो हम आराम से उम्मीद करते हैं कि तीसरी बार की सरकार के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी, और वो जो 3 दशक यानी 30 साल प्लस का गुस्सा निकलना था, वो टाइम फ्रेम अब 15 साल का हो गया है। तो एक जनरल है, दूसरा एक जो सेंटिमेंट है जिसमें अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है बांग्लादेश के जरिए कि भैया हिंदू, तो एक हिंदू भावना जो बंगाली प्राइड के अंदर पहले कुलबुला रही थी, अब उसने एक आकार लेना शुरू किया है। तो टीएमसी का जो हिंदू वोट है उसमें भी एक ठीक ठाक डेंट ममता बनर्जी को दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि ये सब दिखाई नहीं दे रहा है, ममता बनर्जी इसको महसूस करते हुए, उस पर रिएक्ट करते हुए दिख रही हैं। वो दुर्गांगन क्या है, ये अभी जो इन्होंने सिलीगुड़ी के पास इतना बड़ा शिव मंदिर और प्रतिमा का काम किया है, ये क्या है? तो ये उनको महसूस हो रहा है। और तीसरा एक जो पूल तैयार हो रहा है, जिसको मैं कई बार दोहरा रहा हूं कि पॉलिटिकल एक जो पूल चुनाव में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट का, कांग्रेस का, और ओवैसी और बाकी हुमायूं कबीर का, तो ये अगर छोटे छोटे डेंट लग जाएंगे तो बहुत कुछ अंतर है नहीं। लेकिन अब वही चीज कि ममता बनर्जी इस पूरी अराजकता को विक्टिम कार्ड भी खेल सकती हैं, और इसको लड़ाका छवि के अपने उदाहरण के तौर पर भी दिखा सकती हैं। फिलहाल इन्होंने ये डिसाइड किया है, और इसमें सक्सेसफुल रही हैं वो, कि उन्होंने लड़ाका छवि को दिखाया है, जिससे थोड़ा सा एक भय का माहौल विरोधियों में, विरोधी मतदाताओं में, कि देखो अभी भी मैं दिल्ली से लड़ सकती हूँ, तो तुम्हारा क्या होगा ये जान लेना, जैसा कि पहले का इतिहास रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से एग्रेसिव होके और मतदान कराने के प्रति बढ़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी हलफनामे आपने देखे हैं, तो एक एक ऐसा वातावरण तो निश्चित है। और आप ही कहा करते हैं कि भैया जो बंगाल में भाजपा को जिसने वोट देना डिसाइड करना शुरू कर दिया है, तो उसमें तो कमी नहीं आने वाली है, उसमें उत्तरोत्तर बढ़ती है। तो अगर हम इन टोटलिटी देखें कि कौन नुकसान में है और किसका जो है कुछ निकलने की संभावना है उसके बैग से, तो वो टीएमसी ही दिखाई देती है कि उसी के बैग से अगर कुछ निकलेगा तो निकलेगा। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो कैरम क्लब और जिसको हम लोग ये नेटवर्क कहते हैं टीएमसी का, अरे भाई ये कभी लेफ्ट का हुआ करता था। जब ममता ने भरोसा दिला दिया कि हम सरकार में आ रहे हैं, तो ये इनके पेरोल पे आ गए। तो मुझे लगता है कि इतनी शुद्ध भाजपा भी नहीं है कि वो कल को ये हिम्मत दिखा के और इनको अपने पेरोल पर न ले ले। तो ये अगर बंगाल का चरित्र है, तो फिर बंगाल को इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी राज हो। अगर आपको एक ऐसा नेटवर्क करम क्लब का चाहिए, जो कि वहाँ के एक समाज की संस्कृति बन चुकी है, जिसको आप प्राइड भी करते हो कई बार, आप आम बंगाली से बात करके देखिए, वो अपने जो एक उसका सिस्टम बना दिया है कम्युनिस्टों ने, जिसको लगातार फॉलो किया है, उसको लेके ऑलमोस्ट वो संतुष्ट रहता है। आप उसको कहिएगा कि इसको तोड़िए, कहेगा ना एटा हमार बंगाल कल्चर अस्टी। तो मुझे लगता है कि अगर वही काम बीजेपी भी करे तो भाई ठीक है, फिर क्या करिएगा, आपको कांटे से कांटा तो निकालना पड़ेगा। तो अब ये कुल मिला के अभी तक तो नेक टू नेक है, लेकिन अंतर बहुत कम है। और अगर मतदाता तैयार है, तो थोड़ा सा धक्का अगर बीजेपी और बाकी जो चुनाव आचार संहिता के दौरान जो एसआईआर का असर है वो, प्लस फेयर इलेक्शन अगर हो जाए तो। जी चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत अविनीश जी, आप जुड़े, आपने बात क्लियर की कि साहब वो कोई ऐसा नहीं है मामला जैसा लोग देख रहे हैं कि योगी जी के लिए नहीं, परेशानियां इंटरनल तो नहीं मानता सर, इंटरनल बिल्कुल नहीं है ये।
ये विपक्ष का ही है और उन्होंने बड़े आराम से अभी मुक्तेश्वरानंद का इस्तेमाल किया है। और दुख इस बात का है कि इसके प्रभाव में कुछ लोग अभी सरसरी तौर पर जो ये विद्वेष फैलाने की बात है, तो इसमें भगवा का आचरण जो है वो अगर केंद्र में है तो ये एक दुख की बात है इस समाज के लिए। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो ब्रांड योगी को कहीं से कोई डेंट दे पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्रारब्ध पर भी जहां आप अवनीश जी को रोज सुनते हैं, 9 बजे सुनते हैं, बीच में कई सारे वीडियो देखते हैं, वहां भी पहुंचिए, उसको भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट कीजिए। तो आपसे मुलाकात होगी। दिन शुभ हो। प्रणाम सर, नमस्ते। अच्छा।